और आज का जो हमारा टॉपिक होगा यूनिट 4 का 4.4 नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006। जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पहली शायद 74 में बनी है, दूसरी 86 में बनी है और तीसरी आपकी इस टाइम पे फिर से जो 2020 पे बनी है, जो 22 तक लागू होने का पूरी तरह से सभी राज्यों में लागू होने के चांसेस हैं, जबकि एक आध राज्य कहीं ना कहीं अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनी है उसको कुछ राज्यों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन अपने यहाँ अभी ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 2022 तक पूर्ण रूपेण लागू हो जाए। जी, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। तो पहली 72 या शायद 74 में बनी है, 74 में है, एक बार देख लीजिएगा आप, श्योर नहीं है हम। और दूसरी आपकी 86 पे बनी है और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपकी अब वही रिवाइज हो करके 2020 में बनी है और 22 से ये पूरे देश में ऑल ओवर लागू होने के चांसेस भी हैं। तो जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 2022, तो कहीं ना कहीं यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो ये मेन रूप से सामान्य बच्चों के लिए है। सामान्य के साथ साथ उसमें दिव्यांगता का वर्णन किया गया है। जिस तरह संविधान की धारा 45 में सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में तो खैर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो बना है तो वो तो सेपरेट ढंग से कहीं ना कहीं डिसेबल्ड जनों के लिए ही बना है। जिस तरह से पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 सेपरेट दिव्यांग जनों के हक और अधिकारों के लिए बना है, उसी तरह से यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल पॉलिसीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग जनों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006। तो चलिए हम लोग इस पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी क्या है 2006, जो दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल अलग से बनाई गई है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, और इसको निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के नाम से जानते हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में लाई गई यह नीति मुख्य रूप से महिलाओं और निःशक्त बच्चों में पुनर्वास पर जोर देती है। यानी जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 है, यह भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में लाई गई है और यह नीति बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से महिलाओं और निःशक्त बच्चों में पुनर्वास पर जोर देती है। किस पर जोर देती है? महिलाओं को भी जो शामिल किया गया है, तो सामान्य महिलाओं की बात नहीं है, यहाँ पे दिव्यांग महिलाओं की ही बात बोली जा रही है और साथ साथ बच्चों की बात बोली जा रही है। महिलाओं और निःशक्त बच्चों में पुनर्वास पर जोर देती है। पुनर्वास का मतलब होता है, जैसे इसका संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, जैसे अभी आप लोग जब 4th सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को सीबीआर पढ़ने को मिलेगा। फैमिली एंड कम्युनिटी पेपर में परिवार और समुदाय थ्योरी का पेपर है, उसके अंतर्गत आपको सीबीआर पढ़ने को मिलेगा। और साथ साथ सीबीआर एक प्रोजेक्ट भी होता है जो प्रैक्टिकल के रूप में क्षेत्र में जाके फील्ड में जा करके आपको सीबीआर का वर्क करना पड़ेगा। उस सीबीआर का जब फुल फॉर्म पढ़ते हैं तो साफ साफ पता चलता है कि समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम। तो पुनर्वास शब्द यानी जो रिहेबिलिटेशन आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो रिहेबिलिटेशन को हिंदी में पुनर्वास कहते हैं। तो पुनर्वास का मतलब क्या होता है?
बहुत बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उस चीज का हम लोगों को मीन्स नहीं पता होता है कि मतलब क्या होता है। तो पुनर्वास, पुनर्वास का मतलब पुनः बसाना। पुनः पुनर्वास का मतलब क्या होता है? पुनः बसाना। या पुनः बसाने से आशय यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति है, वह सामान्य था, किसी कारणवश या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके दोनों हाथ कट जाते हैं या दोनों पैर कट जाते हैं, या सामान्य लोग समाज में, समुदाय में, कम्युनिटी में रह रहे थे, अचानक बाढ़ आ जाती है और उनका घर परिवार नष्ट हो जाता है, खेत खलिहान घर परिवार नष्ट हो जाता है बाढ़ की वजह से, या भूकंप आ जाता है तो भूकंप की वजह से उनका पूरा का पूरा घर गृहस्थी, रहन सहन, खान पीन पूरी तरह से एकदम नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोबारा फिर से कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट प्रदान किया जाए, और सपोर्ट प्रदान करने के उपरांत कहीं ना कहीं उनको पुनः पहली वाली स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। और जो वर्तमान स्थिति से पुनः पहली वाली स्थिति में लाने का जो प्रयास किया जाता है, इसी प्रयास को ही हम लोग एक तरह से पुनर्वास कहते हैं। जैसे किसी का पैर कट गया तो उसको कृत्रिम पैर दे दिया जाए, क्योंकि चलने में कहीं ना कहीं उसको असुविधा हो रही है, उसको मार्गदर्शन किया जाए, उसको सपोर्ट प्रदान किया जाए, उससे उसकी जरूरत के अनुसार उसको आर्टिफिशियल एड्स, इक्विपमेंट्स, सहायक उपकरण प्रदान कर दिए जाएं, जिससे कि उसको अपने काम करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, बाधा ना हो। इस प्रक्रिया को ही हम लोग पुनर्वास कहते हैं। तो जो निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति है, तो ये बताया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 2006 में लाई गई है, और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं निःशक्त महिलाओं को और निःशक्त बच्चों में पुनर्वास पर जोर देती है। इसमें अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा के साथ शोध पर भी बल दिया गया है। अवरोध मुक्त वातावरण, बैरियर फ्री के बारे में सारे लोग पढ़ चुके हैं और सभी लोग वाकिफ हैं। बैरियर फ्री का मतलब होता है बाधा मुक्त, यानी बाधा से भरे वातावरण में काम करना आप लोगों के लिए जितना कठिन होता है, बाधा रहित वातावरण में काम करना उतना ही आसान होता है। अब बाधा रहित क्या होता है और बाधा से भरा हुआ क्या होता है? माना कि फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों को लखनऊ से कानपुर की यात्रा करना है, और पता चले रोड यात्रा के थ्रू आप लोग रेल मार्ग कह रहा हूँ, रोड यात्रा के द्वारा आप लोग अपनी यात्रा को, जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं रोड के थ्रू, और पता चले कानपुर और लखनऊ का जो हाईवे है जिससे आपको यात्रा करना है, वो पूरा मार्ग एकदम उखड़ा पड़ा हुआ है, यानी बड़े बड़े उसमें गड्ढे हैं, बोल्डर निकले पड़े हुए हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, यानी समतल नहीं है। तो पता चले 85, 80, 85 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर का डिस्टेंस है, जहां पे आपको 1 से 1.5 घंटे मैक्सिमम समय लगना चाहिए, अगर किसी प्रकार का रुकावट नहीं होती है, पूरी तरह से रास्ता एकदम नीट एंड क्लीन है, तो पता चले 80, 85 किलोमीटर की यात्रा आप लोग 1 घंटे में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्ग वहीं पे पूरी तरह से उखड़ा पड़ा हुआ है जगह जगह पे, तो फिर पता चले वही 1 घंटे की यात्रा में आपको 3 से 4 घंटे लग जाए। तो साफ जाहिर होता है कि बाधा रहित वातावरण में काम करना जितना हमारे लिए आसान होता है, तो बाधा से भरे हुए वातावरण में काम करना उतना ही कठिन होता है। तो निःशक्त व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति 2006 बनी, इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ साथ इसमें अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान करने की बात बोली गई है कि दिव्यांगजनों को, और यही सारी पॉलिसीज की वजह से
कि हर जो भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड आपका पॉलिसी और एक्ट बने हुए हैं, तो हर पे कहीं ना कहीं बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात बोली गई है। तभी आज 10 साल से जो आपको इतना ज्यादा चेंजमेंट देखने को मिल रहा है कि आप कोर्ट पे जाएं, कचहरी पे जाएं, अदालत पे जाएं, किसी सार्वजनिक प्लेस पे जाएं, पार्क पे जाएं, बस स्टॉप पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, विद्यालयों पे जाएं, हर जगह अगर लिफ्ट नहीं मिलेगी तो कम से कम आपको रैंप जरूर मिलेगी। क्यों मिलेगी? ताकि सार्वजनिक प्लेसों को बाधा मुक्त बनाया जाए, ताकि दिव्यांग जनों की पहुंच भी वहां पे आसानी से सुनिश्चित हो सके। अतः एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे अवसरों की समानता को सुनिश्चित किया जा सके। तो ये मेन रूप से राष्ट्रीय दिव्यांग राष्ट्रीय नीति 1986 के बारे में जाना कि मतलब निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 क्या है। तो मेन रूप से यह बताया कि महिलाओं और निःशक्त बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पुनर्वास पे जोर देती है और उनके सामाजिक सुरक्षा पे और साथ साथ बाधा मुक्त वातावरण पे जोर देती है। कुल मिला के उद्देश्य है इसका, इस नीति का मुख्य उद्देश्य निःशक्त बच्चों को शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना। साथ ही यह महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास पर जोर देती है, जिसमें उन्हें अवरोध मुक्त वातावरण दिया जा सके। निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के निम्न कार्य भी हैं। तो ये आपका उद्देश्य था मेन रूप से कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य निःशक्त बच्चों को शारीरिक रूप से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट प्रदान किया जाए। सपोर्ट प्रदान करने का मतलब यहाँ पे उंगली पकड़ के चलाना नहीं है, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको जो भी असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो उनको प्रदान किया जाए, जिससे वो लोग भी सेल्फ डिपेंड होकर के अपने काम कर सके। तो शारीरिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग दिया जाए, यानी जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, रहना रुकना, खाना पीना, ड्रेस, परिवहन भत्ता, आने जाने की सुविधा, बुक्स, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजों की आ जाएगा आपका एजुकेशन में। शारीरिक में मैंने आपका बता दिया कि असिस्टिव डिवाइसेस हो गई। और इसके बाद बात आती है आर्थिक। तो आर्थिक स्तर से आप लोगों को यानी जो डिसेबल्ड जन है, दिव्यांग जन है, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता भी स्कॉलरशिप के रूप में गवर्नमेंट देती है, जिससे बेसिक रूप से उनके खर्चे चल सके। और साथ साथ पुनर्वास की बात आती है कि अगर कोई ऐसा दिव्यांग है तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से कहीं ना कहीं उनको पुनर्वासित किया जाए, ताकि फिर से वह अपनी पूर्वत वाली स्थिति पे, पूर्वत वाली स्थिति का मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह का कार्य वह भी करने में सक्षम हो सके। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके निम्न कार्य हैं। तो चलिए एक एक कार्य को हम देखेंगे। निःशक्तता से बचाव। इसका कहना है कि बहुत सी निःशक्तता बचाव की अवस्था में भी होती है, अतः इस प्रकार की निःशक्तता से बचने का उपाय करना चाहिए। इसके लिए प्रसव पूर्व काल से प्रसव के बाद तक समाज में जागरूकता पर बल देना चाहिए, ताकि अधिक मात्रा में निःशक्तता उत्पन्न होने से बच जाए। यानी पहली बात ये बोली गई कि निःशक्तता से बचाव। अब निःशक्तता से बचाव किस प्रकार होगा? तो निःशक्तता से बचाव जब जिस जिस लेवल पे जा करके निःशक्तता होने के चांसेस रहते हैं, उन उन स्तरों पे काम किया जाए और साथ में जन जागरूकता का काम किया जाए, तो निःशक्तता को जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन उसको कम जरूर किया जा सकता है। जड़ से इसलिए नहीं खत्म किया जा सकता क्योंकि इतिहास में भी अष्टाध्यायी पाणिनि, सूरदास, मंथरा कुबड़ी, दुनिया भर के लोग आपको दिव्यांगता से ग्रसित मिलते हैं। तो कभी भी जड़ से नहीं खत्म किया जा सकता है। जिस तरह पोलियो
इधर 20 साल से पोलियो पे लगातार काम किया गया और पोलियो के केसेज आजकल आपको बहुत कम मात्रा में, पहले जितना ज्यादा आपको पोलियो ग्रसित बच्चे देखने को मिलते थे कि जन्मजात कहीं ना कहीं पोलियो आपको देखने को मिलता था, तो अब इस टाइम पे पता चलता है कि अब आपको पोलियो के नए केसेस देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बात जब आती है, निःशक्तता से बचाव की बात आती है, तो किस प्रकार से निःशक्तता को हम लोग कम कर सकते हैं या इससे बचाव कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल, जन्म के समय के पहले के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण, अगर इन चीजों पे बेसिक ध्यान दिया जाए तो निःशक्तता से बचा जा सकता है। जन्म के पहले में जैसे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर में आपने काजेज पढ़ रखे होंगे, किसी भी दिव्यांगता के काजेज और उसके प्रिवेंशन क्या है। तो कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अगर हम लोग अवेयर रहें तो निःशक्तता आने से बचा सकते हैं। तो जन्म के पहले के जैसे कि सेम ब्लड ग्रुप पे आपको शादी नहीं करना है, लड़का लड़की के एज पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, या बहुत कम आयु में शादी नहीं होनी चाहिए। साथ साथ अभी ये चीज भी बताई गई है, जैसे जन्म के जन्म के समय के बाद उस टाइम पे भी अगर आप लोग प्रॉपर अवेयर हो करके जैसे टीके वगैरह लगने चाहिए, तो वो सारे प्रसव के पहले पूर्व जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम पे माँ को पूरे के पूरे टीके लगे हैं। साथ में प्रसव अस्पताल में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत हॉस्पिटल में करवाया गया है, गांव में अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा नहीं करवाया गया है। तो ये सब बेसिक छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जैसे आशा बहुएं वगैरह गांव में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं जन जागरूकता का कार्यक्रम, बच्चा हो जाता है जन्म होने के उपरांत, फिर प्रॉपर उसका देखभाल, सारे टीके लगने चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त उसको फूड दिया जाना चाहिए, माँ को प्लस बच्चे को भी। तो इस तरह से बेसिक कुछ बातें हैं कि अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो निःशक्तता से बचा जा सकता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह दिव्यांग राष्ट्रीय नीति 2006 के जो हम लोग कार्य देख रहे हैं, तो पहला कार्य था निःशक्तता से बचाव। ठीक, तो इस प्रकार से निःशक्तता से बचाव किया जा सकता है। दूसरा है पुनर्वास माप। पुनर्वास माप को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शारीरिक पुनर्वास, जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श, मेडिकल हस्तक्षेप आदि शामिल है। यह पुनर्वास व्यवसायियों के निकाय में उपयोगी है। यानी पुनर्वास, जैसे हमने बताया, शारीरिक पुनर्वास यानी शारीरिक स्तर पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जरूरत की वह सामग्री उसको उपलब्ध करवाया जाए और उपलब्ध करवाने के बाद उसको पुनर्वासित किया जा सकता है। तो शारीरिक पुनर्वास जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, हस्तक्षेप क्या होता है, किसी चीज को रोकना होता है। परामर्श यानी मार्गदर्शन होता है एक तरह से। और मेडिकल हस्तक्षेप, अगर चिकित्सा से संबंधित उसको सुविधाओं की जरूरत है तो चिकित्सा संबंधी सुविधाएं भी उसको शीघ्र उपलब्ध करवाई जाएं। आप लोग आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन भी पढ़ रखे हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का अर्थ ये होता है कि शीघ्र पहचान। अगर दिव्यांगता है या दिव्यांगता के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी आपको दिव्यांगता की पहचान करना है। और जैसे ही पहचान हो जाती है उतना ही जल्दी आपको उसका हस्तक्षेप भी करना है। यह आपका आइडेंटिफिकेशन और हस्तक्षेप होता है। जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि आपको फीवर आता है और पता चले आज फीवर आया और जा करके आपने तुरंत पैथोलॉजी में चेकअप करवाया, तो उससे फीवर आने का या
किस प्रकार का है, डेंगू है, मलेरिया है, तो कहीं ना कहीं उससे आपका क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। आज फीवर आया और आज ही जाकर के आपने चेकअप करवा लिया, तो ये आएगा अर्ली में। अब पता चले आज फीवर आया और 1 महीने बाद आप लगातार फीवर आ रहा है, फिर चेकअप करवा रहे हैं, तो वो आपका लेट आइडेंटिफिकेशन होगा। जितना जल्दी आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, अर्थात उस बीमारी की पहचान कर लेते हैं, उतने जल्दी ही आपको उसका हस्तक्षेप भी करना है। हस्तक्षेप का असर यह है कि उसके रोकथाम का प्रयास जारी कर देना है। जैसे कि सिर्फ आपने पैथोलॉजी से चेकअप करवा लिया और अगर उसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो कभी भी आपकी बीमारी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि जांच करवाना सिर्फ आपका इलाज नहीं है, उससे तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बीमारी तो आपकी दूर होगी जब आप मेडिसिन लेंगे, जब तक मेडिसिन नहीं लेंगे तब तक आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। तो पुनर्वास माप को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे हमने बताया, शारीरिक पुनर्वास जिसमें शीघ्र हस्तक्षेप, परामर्श, मेडिकल हस्तक्षेप आदि शामिल हैं। ये पुनर्वास व्यवसायियों के निकाय में उपयोगी है। दूसरा है आपका शैक्षिक पुनर्वास, जिसमें व्यवसायिक शिक्षा भी शामिल है। शैक्षिक स्तर से व्यक्ति को पुनर्वासित करना, और शिक्षा में आपकी व्यवसायिक शिक्षा भी शामिल है, यानी जो पढ़ने वाले एज ग्रुप से रिलेटेड बच्चे हैं उनको तो शिक्षा प्रदान की जाए, और जो पढ़ने की एज ग्रुप से नहीं है, अर्थात जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को सभी को फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन प्रदान करने की बात बोली गई है, लेकिन जो 18 साल से एबव हैं, पढ़ाई वाली एजुकेशन एज से बाहर हैं, उनको हमको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। तीसरा है समाज में अच्छी जिंदगी जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास। बहुत बार होता क्या है, अभी लास्ट में मैं आपको फैसिलिटीज और कंसेशंस के बारे में पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है, भले आपके इसमें ना हो और किसी पेपर्स पे हो, लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर पे बहुत बार क्वेश्चन करके आता है कि दिव्यांग जनों को गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली रियायतें और सुविधाएं क्या हैं, यानी दिव्यांग जनों को गवर्नमेंट कौन कौन सी सुविधाएं और रियायतें प्रदान करता है। तो सुविधाएं आपकी अलग होती हैं और रियायतें आपकी अलग होती हैं, क्योंकि फैसिलिटीज मीन्स होता है सुविधा, और जो सुविधा होती है वो कॉमन रूप से एक समान दी जाती है, लेकिन जो रियायत होती है जिसको हम लोग कंसेशंस बोलते हैं, तो कंसेशंस पता चलता है कि सबको नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके पात्र होगा तो जरूर उसको कंसेशंस मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स कंसेशंस की बात करें कि रियायत क्या होती है, तो जैसे कि मार्केट में अगर कोई हेयरिंग एड हमें लेना है तो पता चले कि उसकी कास्ट प्राइस MRP 10,000 रुपए है, तो एक सामान्य व्यक्ति को वो 10,000 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन अगर वहीं पे कोई डेफ व्यक्ति मार्केट से जा करके उसको खरीदता है तो पता चले वही हेयरिंग एड उसको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके पास डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट है CMO के द्वारा। तो ये हो गई रियायत, यानी उसको रियायत छूट मिल गई और हमें आपको रियायत नहीं मिली। लेकिन वही हेयरिंग एड अगर वो गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत ले रहा है तो पता चले उसको फ्री ऑफ कास्ट मिले, जैसे कि ADP स्कीम के तहत असिस्टिव डिवाइसों का फ्री ऑफ कास्ट वितरण होता है, आप लोगों को बैसाखी दिया जाता है, व्हील चेयर दिया जाता है, ट्राईसाइकिल दिया जाता है, मोटरसाइकिल दिया जाता है, तो फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं ADP स्कीम के थ्रू आपको भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, दिया जाता है, और ADP स्कीम भारत सरकार की है तो वो फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है। तो इस तरह से समाज में अच्छी जिंदगी जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास। इसके बाद निःशक्तताग्रस्त महिलाएं। तीसरा है निःशक्तता से ग्रस्त महिलाओं को शोषण व अनावश्यक बातों से निःशक्तता से ग्रस्त महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं के लिए विशेष प्रोग्राम बनाए जाएं जो उनमें शैक्षिक व आर्थिक पुनर्वास हेतु उत्तरदायी हो, रोजगार का कौशल सिखाया जाए। सरकार इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाए जहां निःशक्तताग्रस्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हो सके। यानी यह बताया गया है, शुरू में ही इस चीज पे जिक्र किया गया है कि निःशक्तताग्रस्त महिलाएं और बच्चों पे
आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी रूपों में कहीं ना कहीं पुनर्वासित करना है। तो निःशक्तताग्रस्त जो भी महिलाएं हैं उनके लिए इस स्कीम के तहत विशेष प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए जाए, जिससे कि महिलाएं शैक्षिक स्तर से और साथ साथ आर्थिक स्तर से आत्मनिर्भर हो सकें। नेक्स्ट है निःशक्तताग्रस्त बच्चे। निःशक्तताग्रस्त बच्चे बहुत ही मूल्यवान समूह है जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त करता है। सुरक्षा और देखभाल के अधिकार को निश्चित करना ताकि निःशक्त बच्चे आसानी से जीवन जी सकें, यानी सुरक्षा भी अच्छी हो, साथ साथ केयर देखभाल हो ठीक ठाक, जिससे कि निःशक्त ग्रस्त बच्चे आसानी से जीवन जी सकें। समानता, सुरक्षा और गौरव के साथ निःशक्त बच्चों के विकास के अधिकार, समानता इक्वलिटी की बात बोली जा रही है कि पार्शियलिटी न किया जाए, भेदभाव न किया जाए, बगैर किसी भेदभाव के कहीं ना कहीं निःशक्त बच्चों को सपोर्ट प्रदान किया जाए ताकि इन बच्चों का बेहतर समावेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ विशेष पुनर्वास सेवाओं को प्रदान करना। समावेशन में मतलब शामिल किया जाए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ विशेष पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करते हुए निःशक्त बच्चों को गहन अयोग्यताओं से बचाना, यानी जो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी विशिष्ट आवश्यकता की पहचान किया जाए। और बहुत बार हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल काबिलियत होती है, शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उनकी उस काबिलियत को निखारा जाए ताकि वह भी सेल्फ डिपेंड होकर के समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और सेल्फ डिपेंड होकर के अपनी लाइफ जी सकें। अवरोध मुक्त वातावरण, तो ये हमने आपको बता ही दिया कि अवरोध मुक्त वातावरण क्या है। साथ साथ इस पॉलिसी के अंतर्गत निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रदान करना। भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि निःशक्तता का परीक्षण करके प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएं ताकि निःशक्त बच्चे इन प्रमाण पत्रों का उपयोग करके अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह प्रमाण पत्र पारदर्शी विधि द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा जो भी 40% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हैं उनको भारत सरकार द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ के यहाँ से निर्गत किया जाता है। अभी तक तो इसमें भी बहुत ज्यादा फ्रॉड होता था क्योंकि एक्चुअल ये सर्टिफिकेट दिव्यांग जनों को मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो दिव्यांग नहीं हैं वो लोग भी इस प्रमाण पत्र का फायदा ले रहे थे। लेकिन इस टाइम पे धीरे धीरे करके अब सारी चीजें कहीं ना कहीं डिजिटल हो रही हैं और इस तरह की जो अनियमितताएं चली आ रही थी कि पता चले वो दिव्यांगों का एक्चुअल हक और अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। पता चले कि हम सामान्य व्यक्ति हैं लेकिन डेली हम रोडवेज बस से यूपी के अंदर यात्रा करते हैं, अब किराया बचाने के लिए ट्रेवलिंग का हमने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिया और यात्रा में भरपूर उसका कहीं ना कहीं हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यूनिक आईडी लागू कर दिया है और वह यूनिक आईडी पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया मान्य होगी, वैलिड होगी और साथ साथ अब कभी भी डिसेबल्ड जनों को पता होगा कि जब भी वो रोडवेज में यात्रा करते हैं तो उनसे आधार कार्ड भी मांगता है। नहीं पहले नाम किसी और का होता था और फोटो हमने अपनी लगा लिया और बाकी का काम हो रहा है, वहां पे आईडी नहीं मांगते थे। लेकिन अब रोडवेज बस में जब भी आप यात्रा करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के थ्रू तो वहां पे आप लोगों से जो परिचालक होगा वो कहीं ना कहीं साथ में आपसे आईडी के रूप में वो भी आपसे आधार कार्ड मांगते हैं। तो निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करना। फिर है सामाजिक सुरक्षा। निःशक्त बच्चों के लिए सरकार यात्रा
मेडिकल शिक्षा, जीवन यापन आदि प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन्हें टैक्स में छूट मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। यानी सामाजिक सुरक्षा के तौर पे किस तरह से समाज में ये लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि यात्रा के लिए रोडवेज और साथ साथ ट्रेन का, जो मैं आपको डिटेल से बाद में फिनिश होने के बाद एक लेक्चर में बता दूंगा ओवरऑल फैसिलिटीज और कंसेशन के बारे में। तो निःशक्त बच्चों के लिए सरकार यात्रा मेडिकल शिक्षा, जीवन यापन आदि प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन्हें टैक्स में छूट मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। यानी बेरोजगारी भत्ता का आशय यह है कि जब तक कोई भी डिसेबल्ड गवर्नमेंट जॉब नहीं पा लेता है और उसकी एज 18 साल की हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको पर मंथ कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप एज ए बेरोजगारी भत्ता के रूप में देता है। एनजीओ को बढ़ा, यह नीति इस बात को समझती और महत्व देती है कि एनजीओ निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। एनजीओ न केवल निःशक्त बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, बल्कि यह निःशक्त बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपकरणों का निर्माण अत्यधिक शोधों के आधार पर करते हैं। सरकार ने एनजीओ को नीति निर्माण में भी शामिल किया है। यह नीति निर्माण से नीतियों को लागू करने तक महत्वपूर्ण भूमिका में है। अब जितने लोग आप लोग डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, यानी ये कोर्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर पे बहुत सारे संस्थानों का आप लोगों ने विजिट किया होगा और देखा होगा। साथ साथ वैसे भी आप सभी को पता होगा, बाकी जो डिसेबल्ड जन होंगे उन लोगों को तो खास तौर से संस्थानों के बारे में पता होगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिसेबिलिटी क्षेत्र पे जो भी काम हो रहा है या किया जा रहा है, तो पता चले मुश्किल से 2-4-5% आपको उसमें गवर्नमेंट संस्थान मिलेंगे। बाकी 90 से 95% संस्थान ज्यादातर आपको एनजीओ ही मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं आगे आ करके दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इस नीति के अंतर्गत एनजीओ को भी बढ़ावा देने की बात बोली गई है। चलिए आज के लिए इतना ही, अभी ये पेंडिंग है, कल हम लोग इसको फिनिश कर लेंगे जो भी बचा है। ये पॉइंट आप लोग थोड़ा